झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समाज के लोग खुद को एसटी में शामिल कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों ही बड़े पैमाने पर रेल रोको आंदोलन चला, जिसका व्यापक असर रांची रेल मंडल में भी देखने को मिला। फिलहाल आंदोलन चल रहा है, बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखना होगा कि अंजाम तक कब ये पहुंचता है। लेकिन इस पूरे आंदोलन का व्यापक असर हम झारखंड में देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या कुड़मी समाज की झारखंड में बसती है और एक इनका अपनी आइडेंटिटी है, अपना वजूद है। हमारे साथ दो जो छात्र हैं, दोनों ही कुड़मी समाज से आते हैं और इन दोनों से ही बातचीत करके ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज वर्षों के बाद इस बात की क्यों जरूरत आन पड़ी है कि कुड़मी समाज को भी एसटी में शामिल करना चाहिए। रोजगार के दृष्टिकोण से, युवा के नजरिए से क्या इसका महत्व है। अगर आंदोलन को हम किनारे भी रख दें तो एक युवा जो कुड़मी बेरोजगार युवा है, वो इस आंदोलन को किस रूप में देखता है और आने वाला जो उनका भविष्य है, मुस्तकबिल है, वो किस नजरिए से इस पूरे आंदोलन को और अपने आप को देखता है। पहले अंकित से बात करते हैं। पीजी किए हुए हैं, फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी पढ़ाई चल रही है, नौकरी अभी नहीं मिली है, नौकरी की तलाश है। ये बताइए अंकित, तो चूंकि आपसे पहले भी बातचीत हुई, जब पीएससी आंदोलन की बात करें, जेएसएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, अभी आपके समाज का आंदोलन चल रहा है, कुड़मी समाज को जो ये कह रहे हैं कि हमको एसटी में शामिल करें। एक बेरोजगार अंकित के नजरिए से अगर हम ये जानना चाहें तो इसका क्या महत्व है? सर, ये जो हमारी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये 72 वर्षों से हमारी लगातार लड़ाई चलते आ रही है। हम 1951 और 1950 1951 तक हम आदिवासी सूची में दर्ज थे और 1941 में हम जब अनुसूचित जनजाति में दर्ज थे तो हमारा स्टेटस था आदिम जनजाति, यानी प्रीमिटिव ट्राइब्स में हम लोग आते थे। ठीक है सर। तो उसी तरह से एक साजिश के तहत 1951 में हमारा जनगणना जब हुई, सेंसस हुई, तब हटाया गया है। बस उसी को हम लोग उसी चीज को पुनः लागू करने के लिए हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से बहुत पहले से आंदोलन हो रही है। और ये आंदोलन लगभग 1950 के बाद भी हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ पे प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में भी हुई। फिर ये 1980 में भी हुई, फिर 2000 में भी हुई, झारखंड अलग होने के बाद भी हुई, और बंगाल, उड़ीसा और असम में अनेक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होता रहा है। और इस बार ये व्यापकता इसलिए फैली है क्योंकि अब जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जो है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक है, उन्होंने कुड़मी समाज को आश्वस्त किया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आपको एसटी सूची में आपका दर्ज कराएंगे। और झारखंड में भी विभिन्न राजनीतिक संगठन इसका लाभ लेने के लिए समय समय पर आदिवासी सूची में दर्ज कराने के लिए हमें, मतलब आदिवासी कुड़मी समाज को आदिवासी समाज का दर्जा देने की बात करती है। ये बात 1988 में शिबू सोरेन जी खुद इस कर चुके थे कि जो आदिवासी कुड़मी समाज है, जो समाज है, वो संथाल की उपजाति है। और ये उपजाति, मतलब ये संथाल की उपजाति होने के नाते ये आदिवासी सूची में दर्ज होने के लायक हो, और वो उसने प्रॉमिस भी किया था कि इसको अनुसूचित जनजाति में हम इसको दर्ज कराएंगे। फिर पुनः 2004 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार आई, तब अर्जुन मुंडा की सरकार ने टीआरआई रिपोर्ट भेजी थी यहाँ से केंद्र सरकार को। फिर केंद्र सरकार ने फिर आपस टीआरआई को भेजी, और टीआरआई ने, जिसका डायरेक्टर श्री सोमा मुंडा थे, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि आदिवासी कुड़मी समाज जो है वो अनुसूचित जनजाति का अहता मतलब नहीं रखता है, पूरा नहीं करता है। इसलिए उनको इनकी रिपोर्ट हमारे लिए नकारात्मक पेश की गई, और इस नकारात्मक तथ्य पर राष्ट्रपति ने इसका खारिज कर दिया और हमें इसका सूची से बाहर रखा गया है। ठीक है। ये जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए हैं, क्या रेफरेंस देना चाहते हैं? सर, ये द गजेट ऑफ इंडिया मई 3 1913 का है। इसमें पूरी तरीके से ये पूरी क्लियरली स्पष्ट है। इन एक्साइज द पावर conferred by section 332 of the Indian Succession Act 1865, the Governor General in Council is pleased to exempt all Mundas, Urao, Santhal, Hos, Bhumis, Khadiyas, Ghasis, Gond, Kand, Korwa, Kurmi, Mel, Soria and Pans dwelling in the province of Bihar and Odisha from the operation of the provision of the Act retrospectively from the passing of the Act, provided that this notification shall not be held to affect any person in regard to whose right a decision contrary to its effect has already been given by competent civil court। मतलब इसने ये पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य में निवासी है, मुंडा, उड़ाव, संथाल, हो, भूमि, खरिया, घासी, गोंड, कंद, कोरवा, कुर्मी, मेल, सोरिया एंड पांस, ये सारी जनजाति इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कुर्मी, और ये जनजाति के अंतर्गत आती है। और इससे हम लोग किसी भी हाल में इनको अनुसूचित जनजाति में रखी जानी चाहिए। ये 1913 की रिपोर्ट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये है आपके, ये 1913 की ही रिपोर्ट है। फिर ये है आपकी 24 नवंबर 2004 जो झारखंड सरकार द्वारा की गई अनुशंसा। इसमें छोटा नागपुर की कुर्मी
कुड़मी तथा छोटा नागपुर के संथाल परगना गढ़वा जाति को अनुसूचित जनजाति में सूची में शामिल करने के संबंध में ये खुद यहाँ की जनजातीय सरकार अर्जुन मुंडा की सरकार जब थी, ये खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि इनको किसी भी हाल में मतलब कुड़मी महतो को आपको अनुसूचित जनजाति के दर्जा देनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने राज्यपाल से भी ये चीज पे राज्यपाल के पास गई और राज्यपाल के पास जाने के बाद ये संसद तक बात गई थी। फिर ये टीआरआई की रिपोर्ट जब नकारात्मक आई तो नकारात्मकता के तौर पर हमको फिर से बाहर किया गया और उसी के तौर पर हम एक चरणबद्ध आंदोलन समय समय पर करते आ रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है, ये जो आपको कह रहे हैं कि लिस्ट में पहले हम लोग थे, बाद में हटा दिया गया, जो रिपोर्ट गई वो नेगेटिव थी, तो इसके पीछे भी क्या कुछ सियासत राजनीति हुई है? सियासत राजनीति हुई है कि या नहीं हुई इसकी तो नहीं, लेकिन इसमें टीआरआई रिपोर्ट ने सरकार की मंशा इस पे स्पष्ट होती है। सरकार की मंशा अगर चाहती है कि हमें जैसे राजस्थान में मीना जनजाति दर्जा प्राप्त कर दिया गया और वो भी अच्छे जगह वो काबिज है, और उसी तरीके से अगर हमें भी मतलब हमारी पुरानी मांग है, हम अनुसूचित जनजाति में ऑलरेडी रह चुके हैं और समय समय पर संशोधित होती रहती है ये रिपोर्ट के अनुसार लिस्ट, और हर बार कुछ न कुछ जनजाति को मतलब जनजाति में शामिल किया जाता है। तो हमारी भी वही पुरानी ही मांग है, हमारी कोई नई मांग नहीं है और हम सारी अर्हता पूरी करते हैं। ये अंकित, हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है, अगर रोजगार के नजरिए से हम देखें तो क्या रोजगार समेत अन्य समस्याओं का निदान है इससे? सर, एक कुड़मी जो वर्ग है, ये चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पहाड़ पर्वत नदी नाले किनारे जो मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई जो हमारी समाज की, ये समाज है राढ़ सभ्यता की है और राढ़ सभ्यता के देन है कि ये दामोदर, स्वर्ण रेखा, आपके खरका, इस नदी के चारों मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में हमारा ही बस मतलब हम जिस जनजाति का उत्पत्ति हुई वो है कुड़मी समाज। और यही कुड़मी समाज बार बार मतलब ये नदी नाले किनारे जो विकसित हुई है, यही समाज बार बार मतलब ये अनुसूचित जनजाति के दर्जा के लिए मांग करती है। और इस हिसाब से बहुत पिछड़ेपन है, गांव देहात आप जाइएगा तो वहाँ के लोगों में जो बेसिक नीड्स है वो भी उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। वो अगर आप देखें तो जितने मजदूरी वर्ग में मजदूरी करने आते हैं क्योंकि उनको एक उचित मतलब नहीं मिला है, सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। अंकित की बात आपने सुनी, जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। एक दूसरे छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनसे भी पहले आपका नाम पता जान लेते हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार महतो है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र हूं और मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। जी, तो इनकी जो योग्यता है उससे ये बात समझ सकते हैं कि ये जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं और इनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। तो ये इनका तारुफ है। बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं, अगर इस आंदोलन को हम एक युवा के दृष्टिकोण से देखें, कुड़मी युवा, बेरोजगार युवा के दृष्टिकोण से देखें, तो लगता है कि अगर आपको एसटी में शामिल कर दिया जाता है तो आपके तमाम जो समस्या हैं उसका निदान हो जाएगा, या आने वाले जो आपके जनरेशन है उनको समस्याओं से निजात मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले जो कुड़मियों का जो इतिहास है वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, उसके बाद मैं बेरोजगारी पर भी आता हूँ। ठीक, तो जो कुड़मी है, ठीक है, जो इसको हम लोग राढ़ सभ्यता के लोग मानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो राढ़ सभ्यता क्या है मैं इसके वहाँ से मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। ठीक है, राढ़ सभ्यता जो है एक झारखंड और उड़ीसा बंगाल जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं जैसे स्वर्ण रेखा, दामोदर, कंसावती या कांस नदी बोलते हैं, खरकाई नदी और आसपास की जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के आसपास में क्या तो हजारों साल पहले एक सभ्यता पनपी जिसको राढ़ सभ्यता के नाम से जाना जाता। और ये राढ़ सभ्यता का नाम इसका राढ़ क्यों पड़ा, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के जो छोटा नागपुर क्षेत्र का जो मिट्टी है, यहाँ की एकदम रुगड़ी वाला मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है। तो उस समय यहाँ के, और ये बहुत बंजर जमीन थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, ऐसे जमीन में खेती करना मुश्किल था। तो उस समय हमारे सभ्यता के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को एक राढ़ की तरह उसको साफ सफाई करके समतल बनाया, उसको मेहनत करके उसको खेती करने के योग्य बनाया और बहुत मुश्किल से उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया। उससे पहले कि जितनी भी यहाँ की जो समुदाय हुआ करते थे, जितने भी ट्राइब्स वगैरह होते थे, वो या तो जंगल में रहते थे, घुमंतु प्रवृत्ति के होते थे इधर उधर। लेकिन सबसे पहले जो सभी बाकी जो समुदायों को एक जगह टिक करके कैसे खेती करके रहा जा सकता है, ये हमारी जो राढ़ सभ्यता के ये तो ये राढ़ सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले लोगों को एक जगह नदी के किनारे कैसे रह के खेती करके एक जगह गुजर बसर किया जा सकता है, इसको सिखाया। ठीक है, अब देखिए हमारे हमारे सभ्यता के लोग अपना परंपरा को, उसका एक विशिष्ट परंपरा हर चीज में, चाहे वो
नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे नाच गान के क्षेत्र में हो, चाहे अपनी भाषा की बात कर लें, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, ठीक है, जो कि बाकी सभी जनजातियों में होता है। और इसके अलावा हम लोग बात करें अभी जो यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो हमारे जो समाज के लोग मिलते हैं उड़ीसा बंगाल झारखंड के जो नदियों के किनारे बसे क्षेत्र हैं, और कुछ हमारे लोग आसाम, कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ बांग्लादेश में भी हमारे समुदाय के लोग मिलते हैं। तो हम हमारे समुदायों का जो अब हम आर्थिक में आते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमारे समुदाय के लोग बहुत मेहनतकश लोग होते हैं। वो अपने खेती से उन लोग को फुर्सत मिलता नहीं है दूसरे काम में, तो दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक जो समुदाय के लोग हैं अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं दूसरे जगह नहीं जा पाए, और अपने ही मतलब गांव में रह के खेती करते करते मतलब अभी तक, ठीक है, अभी तक कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी आंदोलन होता है ना, जैसे हमारे आंदोलन भी हो रहा है, तो उसमें बहुत कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि उनको दिन भर का काम से फुर्सत नहीं रहता है ना, खेत में रहते हैं। और आर्थिक स्थिति की बात करें यहाँ की, तो यहाँ के जो कुर्मी समुदाय के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत दयनीय, ठीक है। अभी आप मतलब एक जो शहरी क्षेत्र में चल जाएंगे तो आपको 2-4 घर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप शहर से 20 किलोमीटर अंदर चले जाइए, कोई भी गांव में क्षेत्र चले जाइए, कोई भी कुर्मी गांव में चले जाइए, तो वहाँ का आपको स्थिति देख के ना बहुत तकलीफ होगा। अभी तक उन लोग मतलब क्या है, एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति में, एकदम मिनिमम उन लोग को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना, वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये बताना चाह रहे हैं इन तमाम आधार पर भी कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जरूरत है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये मिल जाता है तो क्या जो रोजगार के फ्रंट पर आप लोगों को आसानी होगी, आप लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ा जा सकेगा? जी बिल्कुल, मैं अपना ही एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था मैंने, ठीक है, तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, और मैंने अपना फॉर्म जो था रांची जोन से अप्लाई किया था, ठीक है। तो आप जानते हैं रांची कैसा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कहने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आया, जो फाइनल में सेकेंड स्टेज का जब कट ऑफ आया, तो मतलब इंडिया में टॉप में कट ऑफ में रहा। जबकि यहाँ का, अगर मैं यहाँ का जो शैक्षणिक स्थिति में बात करूँ, यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बाकी राज्यों में सबसे नीचे है, लेकिन कट ऑफ सबसे ऊपर है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि बाहर के लोग आके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं और यहाँ कट ऑफ बढ़ जाता है, और यहाँ के जो हम लोग यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कुछ सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व हो जाती है, तो उन लोग उसमें तो चलिए वो रिजर्व सीटें आदिवासी छात्र वो आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं जिनको अभी तक सरकार ने अनुसूचित नहीं किया है, तो उन लोगों जो पहले से जिनकी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, वे लोग अभी भी उस मतलब अपने मतलब जो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अंकित, एक सवाल ये भी है कि भले ही आप लोग के समाज के द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी मांग की जा रही है कि एसटी में शामिल करें, लेकिन एसटी समाज की तरफ से इसका विरोध हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे उनको? सर मेरा कहना है तो एसटी समाज को तो समर्थन देनी चाहिए सर, क्योंकि एसटी समाज ये मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे जो आदर्श पुरुष महानायक जिन्हें कहते हैं भूतपूर्व कुलपति जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का वक्तव्य है, ये देखिए दिनांक आज मतलब 19 जुलाई 1989, उन्होंने खुद कहा है सर कि मतलब जहां से जहां तक मांदर की छाप गुजरती है गुंजती है वहां से झारखंड है, और ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड अलग राज्य बनने पर यहाँ की आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षित सीटों में काफी कमी आ जाएगी। उन्होंने इस चीज को खुद एक्सेप्ट किया है कि यहाँ की मतलब अल्पसंख्यक बन जाएगी सर। यहाँ की जो अभी 32 जनजाति जो अभी अधिसूचित है वो तो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक हो जाएगी कुछ दिन बाद। अभी जो 26% है, अगली जनगणना आते आते वो तो लगभग 15 से 20% में सिमट जाएगी। तो उस अनुसार तो आपको लोकसभा राज्यसभा की सीट, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भी आपको आवंटित की जाएगी। तो ये भी इसके पीछे की मंशा है आप लोगों की कि अगर हम एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आबादी बढ़ेगी, और अगर 26 से हम लोग और बढ़कर लगभग 50 तक पहुंच जाते हैं तो जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र होने की वजह से झारखंड में इसका हम लोग को फायदा भी मिलेगा तो ओवरऑल तमाम एसटी को। बिल्कुल सर, 5वीं अनुसूची में अगर पूरी राज्य अगर आ जाती है तो इसमें तमाम जितने आदिवासी हैं सबको एक सामूहिक रूप से सबको लाभ मिलेगा सर, क्योंकि उनकी भागीदारी सारी मतलब ओवरऑल सब चीज में उनको बढ़ते जाएगी, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शैक्षणिक स्तर पर बात हो, चाहे वो नौकरी पे बात हो। क्योंकि हर जिले में अगर हमारे राज्य में 24 जिले हैं तो 24 जिले में उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होगी।
क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिनकी होगी, सबसे ज्यादा भागीदारी उनकी होगी और सबसे ज्यादा उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। फिर ये जो विरोध हो रहा है उसके पीछे क्या लगता है, उनका उनका क्या सोच है इसके पीछे? सर, उनको लगता है कि हम उनके मतलब अधिकार को वंचित करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके अधिकार तो सुरक्षित रहेगी, साथ साथ हमारा अधिकार भी रहेगा। हमारे लोगों को झारखंडी की जो मूल निवासी है, कुड़मी आदिवासी, इनको भी एक मतलब बेहतर अवसर मिलेगा और वो अपने तरीके से झारखंड राज्य नवनिर्माण में इसको बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें किसी तरह से कोई दो राय की बात नहीं है। बहरहाल आपने सुना, अंकित हो या दूसरे एक छात्र हैं, इन दोनों से छात्रों से बातचीत जो हुई है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो आंदोलन है कुड़मी समाज अपने हक के लिए है, किसी के हक में हकमारी करने के लिए नहीं है। जैसा कि एसटी समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि कुड़मी को भी एसटी में शामिल करने की जरूरत है। बहरहाल जो अभी ये जो दौर शुरू हुआ है इसमें बातचीत भी होंगे, वार्ता भी होगी और एक दूसरे को समझाने बुझाने का काम भी होगा। अभी देखने वाली बात होती है कि आदिवासी समाज इनकी बातों से कितना मुतमईन होते हैं और कितना इनको समर्थन मिलता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड में 1932 आधारित खतियान नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक बड़ा जो आंदोलन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, वो है कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग। हालांकि झारखंड में अब इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 2024 के चुनाव में क्या कोई इसका भी प्रभाव रहता है, क्या कुछ इसका भी असर रहता है कि नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।